नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं या मेरे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है गज केसरी योग। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे गज केसरी योग के बारे में जानने की इच्छा करी है और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं अपना वीडियो गज केसरी योग पर आधारित ही बना रहा हूं कि गज केसरी योग को किस तरह से देखा जाए और इसको किस तरह से डिकोड किया जाए, दशा से कैसे लगाया जाए, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ एक मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखना और फिर उसके बाद आप अपने गज केसरी योग को एनालाइज करना। एक जन्मपत्री पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे और एक बहुत बढ़िया और एक बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, गज केसरी योग। देखिए, गज केसरी योग शास्त्र कहता है कि अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, यानी कि चंद्रमा से चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में या चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति बैठा हो तो गज केसरी नाम का योग बनता है। ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं उन सभी के अंदर गज केसरी योग की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। इसकी एप्रिसिएशन इतनी जबरदस्त की गई है कि हम जब बुक्स पढ़ रहे होते हैं और इस तरह का कोई योग हमारी कुंडली में बना होता है तो हम बिल्कुल मुंगेरी लाल बन जाते हैं। क्यों? बुक्स के अंदर इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया इन योगों को। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये योग फलीभूत नहीं हो रहा। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। आपकी दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। गज केसरी योग हो या कोई भी योग हो, आपकी दशा अगर आपकी लाइफ को नहीं दिखा रही, प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखा रही, तो फिर गज केसरी योग हो या कोई भी योग हो, ये सब योग भाई साहब ये बस हाथी के दांत हो जाते हैं और फिर आप इनको देखते रहो, या इन अदर वर्ड्स हम रूटीन के अंदर कहते हैं कि धूप बत्ती करते रहो और खुश होते रहो। क्योंकि जिंदगी में जब तक दशा आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास भी नहीं आएगी। दशा ही जिंदगी की दिशा को बदलती है या दशा ही जिंदगी की दिशा को दिखाती है। यह पहला और आखिरी सूत्र है जन्मपत्री का। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो मैं आप लोगों के सामने 3, 4, 5 पॉइंट रखने वाला हूं। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो और इनको ध्यान से एनालाइज करो। इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए अपने गज केसरी योग को एनालाइज करो। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी मेरी पूरी बात आप लोगों को समझ आएगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर यह है कि आप ये देखें कि बृहस्पति और चंद्रमा अगर दोनों इकट्ठे हैं एक ही राशि में, तो ये कौन सी राशि है? क्या ये राशि बृहस्पति और चंद्रमा के दोनों के मित्र की राशि है? ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये बृहस्पति और चंद्रमा के मित्र की राशि है, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना है। दशा के अकॉर्डिंग, मैं कंडीशन अप्लाई लगा रहा हूं साथ साथ, दशा के अकॉर्डिंग। अब आप ये देखें, बी पॉइंट इसके अंदर ये हो जाता है कि क्योंकि चंद्रमा तो किसी का शत्रु है नहीं, लेकिन बृहस्पति की शत्रुता जरूर है। अब आप ये देखें, अगर ये दोनों के दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो क्या किसी ऐसी राशि के अंदर ये योग बन रहा है जो बृहस्पति का शत्रु है? अगर ऐसी राशि में बन रहा है जो बृहस्पति का शत्रु है तो इसके रिजल्ट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। अब तीसरा पॉइंट आपको यह देखना है, अगर बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है, जैसा कि एक ये भी पॉइंट है, तो अब आपको यह देखना है कि क्या आपके चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा तो विकेला बैठा है ना, क्या आपके चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है? अगर चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपको इस गज केसरी योग के वैसे दर्शन या वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब आप ये देखें कि अगर बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है तो क्या इस बृहस्पति के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है? अगर इस
चंद्रमा पर भी, बृहस्पति और चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, मतलब दोनों ग्रहों पर किसी न पाप ग्रह की दृष्टि है ना शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है, आपको गज केसरी योग के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब इसमें और जो कंडीशन आती है वो ये है, अब बृहस्पति को देखो और चंद्रमा को देखो, इन दोनों को लेकर आप D9 में चले जाओ। क्या D9 में बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से शटाष्टक है, मतलब छठे और आठवें में बैठे हुए हैं एक दूसरे से? क्या ये बृहस्पति या चंद्रमा D9 चार्ट के अंदर पाप ग्रहों से पीड़ित हैं? क्या ये D9 के 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं? इन सब चीजों को आप प्रॉपरली एनालाइज करो। एक चीज और भी देखो कि अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, शास्त्र कहता है, या बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं तो भी गजकेसरी योग है। ये जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस भी राशि में बैठे हुए हैं, अगर उस राशि का स्वामी इस योग को देख लेता है तो एक ये बेहतरीन राजयोग बन जाता है। अब ये बृहस्पति और चंद्रमा किसी भी राशि में बैठे हुए, शत्रु की राशि में बैठे हैं, जैसे मर्जी बैठे हैं, लेकिन अगर इनका राशि का स्वामी इनको देख लेता है तो ये एक अच्छे राजयोग में परिवर्तित या चेंज हो सकता है। इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखें और इन चीजों को ध्यान रख के, दशाओं के सीक्वेंस को ध्यान में रख के तब आप अपनी कुंडली को एनालाइज करें। तब आपको अपनी जन्म पत्री में बनने वाले इस गजकेसरी योग की सच्चाई का पता लग जाएगा। जिंदगी में अगर आपको तरक्की और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपकी कुंडली का 10वां स्थान भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दोस्तों, ये इस गजकेसरी योग की एक पूरी भूमिका, या यूं कहो कि एक पूरी टीचिंग जो मैं आपको बता सकता था, जो पॉइंट्स मैं देखता हूं, ये 6-7 पॉइंट वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब एक जन्म पत्री पर हम बात करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार जन्म पत्री है। मेरे ख्याल से गजकेसरी का एग्जाम्पल इस जन्म पत्री से बेहतर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये जन्म पत्री है एनटी रामाराव की। आप में से बहुत लोगों ने इस पर्सनालिटी का नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, जो लोग अभी न्यू जनरेशन के हैं, उनको बता दूं, एनटी रामाराव साहब के बारे में आप गूगल कर लेना, आपको सब पता लग जाएगा। एनटी रामाराव साहब एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे, एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, और उसके बाद जिंदगी के एक समय के बाद ये एक पॉलिटिशियन बने। आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने बड़ी जबरदस्त लहर लेकर आए थे। इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त थी। वो अभी मैं आपको बताऊंगा जब एनालाइज करूंगा कि क्यों थी। तो फिर ये इन्होंने टीडीपी, आपने तेलुगु देशम पार्टी, जिसमें आजकल चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो एनटी रामाराव साहब के रिलेटिव हैं, मेरे ख्याल जवाई हैं, अगर मुझे ठीक पता है तो फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये एनटी रामाराव की छोटी सी जीवनी है। बाकी आप अपने हिसाब से इनकी जीवनी को पढ़ लेना। मैं आप लोगों के सामने उनकी जन्म पत्री रख रहा हूं और ये आपकी स्क्रीन पर जन्म पत्री आ गई है। दोस्तों, एनटी रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को हुआ है। ये जन्म पत्री आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। तुला लगन की जन्म पत्री है। मैंने ये जन्म पत्री डेलिबरेटली आप लोगों के सामने विद डिग्रीज रखी है, जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। अब इस जन्म पत्री में देखो, बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों के दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हुए हैं, और ये राशि है तुला। ऐसा कहते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग अगर तुला राशि में बने तो ये बहुत अच्छे से फलीभूत होता है। लेकिन ये आपको बहुत लोगों की जन्म पत्रियों में मिल जाएगा तुला राशि में, लेकिन वहां पर ऐसा फलीभूत होता हुआ नहीं दिखेगा। अब रामाराव साहब की कुंडली में, एनटी रामाराव की कुंडली में ये सब इतना अच्छा घटित कैसे हुआ, इसकी चर्चा करते हैं। आप देखो, जुपिटर और
और चंद्रमा, ये दोनों तुला राशि के लगन में बैठे हुए हैं। आप इन दोनों की डिग्रीज की बात की तरफ ध्यान दो। जो बात मैं आपको कह रहा था कि दोनों की डिग्रीज आसपास होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर डिग्रीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो भाई कहानी थोड़ी खराब हो जाएगी। अब आप देखो, अब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, उनको हम चाय सर्व करते हैं, तो हमें चाय सर्व करने के लिए उनके पास तक जाना पड़ता है, तभी चाय सर्व होती है। अदरवाइज तो दूर रख देंगे टेबल पर, फिर वो आएंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो ग्रह का आसपास होना जरूरी है। तो आप देखो यहां पर बृहस्पति 18 डिग्री 32 मिनट का है, चंद्रमा 18 डिग्री 49 मिनट का है, और ये दोनों के दोनों लगन की डिग्री के पास हैं, और तुला राशि है। अब आप ये देखो, तुला राशि पब्लिक इमेज की राशि है। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, अगर आपको एक अच्छा अदाकार बनना है, अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना है, अच्छा समाज सेवी बनना है, तो आपको तुला राशि पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पब्लिक इमेज की राशि है। अब इनकी पब्लिक इमेज की राशि के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा का एक शानदार गज केसरी योग बन रहा है। इस गज केसरी योग ने इसकी इंटेंसिटी और हाई कर दी है, क्योंकि इस तुला राशि का स्वामी शुक्र, जो एक शुभ ग्रह है, वो इस योग को देख रहा है। इसने इस बृहस्पति और चंद्रमा के जो रिजल्ट देने की क्षमता है उसको इंक्रीज कर दिया है। आपको और एक बात बताता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले इस बात पर एम्फेसाइज किया था, थोड़ा सा मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है, उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा को देखे तो ये एक अच्छी स्थिति बना देता है चंद्रमा के लिए, ये चंद्रमा को स्ट्रांग कर देता है। अब यहां इस कुंडली एनटी रामाराव साहब की कुंडली में देख लो, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही ठीक उसी तरह से आप लोगों के सामने आ रही हैं, जैसी मैं आपको अब से थोड़ी देर पहले पैरामीटर्स में बता चुका हूं। अब इस चंद्रमा को देखो, ये चंद्रमा 18 डिग्री और 49 मिनट का है। ये 18 मिनट और 49 मिनट का तुला राशि में है, तो ये स्वाति नक्षत्र में है। तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु। अब इस कुंडली को जब हम एनालाइज करते हैं तो भाई साहब, इसमें दशाओं के सीक्वेंस को देख लो कि कितना बेहतरीन दशाओं का सीक्वेंस एनटी रामाराव साहब को मिला। सबसे पहले इनको जन्म हुआ, तो जन्म होते ही इनको राहु की महादशा मिली, और राहु भाई साहब 11th हाउस में सूर्य की राशि में अनब्लेमिश पड़ा है, कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो उन्होंने इस राहु ने इनको अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, अच्छा जीवन गुजर गया होगा। इसके बाद क्योंकि ये चौथे नक्षत्र के चौथे पद में है, तो राहु की बड़ी महादशा तो मिली नहीं, तो इसके बाद इनको 16 साल की दशा मिली होगी बृहस्पति की। आप देखो, बृहस्पति इस कुंडली के अंदर 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है लगन में, और शुक्र से एस्पेक्टेड है, और ये D9 के अंदर पाइसिस लगन बन जाता है। जिन लोगों को D9 बनाना आता है उन लोगों ने मेरे ख्याल अभी अपने दिमाग में बना लिया होगा। तो बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों D9 के लगन में चले गए हैं, और D9 के लगन में भी बैठकर इन दोनों के ऊपर किसी तरह की कोई पाप दृष्टि नहीं है। बृहस्पति D9 में लगन का स्वामी है, वो लगन में ही बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इस टाइम के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी ली होगी, ये अच्छे पढ़ाई लिखाई में रहे होंगे, और उसके बाद भाई साहब 1940 के आसपास इनको शनि की महादशा मिली। अब ये शनि को आप जरा देखो, ये शनि एक बेहतरीन पोजीशन में है। तुला लगन के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है, और ये शनि बुध की राशि में बैठा है, और D9 के अंदर चंद्रमा की राशि में 5th हाउस में बैठा है। इसने इनका कारोबार, इनका कैरियर शुरू कर दिया। शायद 1946 या 47 के आसपास इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और वहीं से ये हिट होते चले गए, हिट होते चले गए, हिट होते चले गए, और इन्होंने खूब नेम फेम और बड़ी जबरदस्त सफलता प्राप्त की। ये दशाओं का सीक्वेंस, अगर आपको आपके ग्रह अच्छे पड़े हुए हैं, दशाओं का सीक्वेंस आपका अच्छा पड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे नहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर दशाओं का सीक्वेंस अच्छा नहीं है, दशा जिन ग्रहों की आने वाली दशाएं हैं वो प्लेनेट कुंडली में स्ट्रांग नहीं पड़े हुए, तो फिर भाई साहब ये गजकेसरी नाम का योग भाई साहब ये देखने का ही रह जाता है।
इसके बाद इनकी बुध की महादशा आई, बुध ने इनको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी इनकी लाइफ में चेंजेस आई। वो फिर अब मैं आपको अगर ये सब एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेरा मकसद था आप लोगों को, मेरे एक व्यूअर ने पूछा था गज केसरी योग पर चर्चा करने के लिए, मैंने उस पर चर्चा कर दी है, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। हो सकता है कि मेरा यह वीडियो कोई और विद्वान भी देख रहा हो, तो अगर आपके दिमाग में भी कोई पॉइंट आता है या कोई और अच्छी बात आती है गज केसरी योग से, तो प्लीज कमेंट में लिखें ताकि और लोग भी इसको सीख सकें। हो सकता है कि मुझे भी कुछ और नया सीखने को मिले। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या मैं इस तरह की आगे वीडियोस बनाता रहूं, क्योंकि पॉलिटिकल वीडियोस बनाना तो अब इतनी सारी वीडियोस बनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो भी पॉलिटिकल वीडियोस बनेंगी वो उसी हिसाब से बनेगी, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से बनेंगी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो मैं इस तरह की जैसे एक सीरीज़ शुरू कर सकता हूँ, मैरिज पे सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ पे सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, या बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं एस्ट्रोलॉजी के उसके ऊपर एक सीरीज़ शुरू करके अपने चैनल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है गज केसरी योग से जुड़ी हुई भ्रांतियां या मिथ आप लोगों की दूर हुए होंगे, और जो एक रियलिटी है गज केसरी योग की वो आप लोगों तक पहुंची होगी। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।